नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है, कितना तारीख है भाई? तो 3 जुलाई 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। एक चीज़ और ज़रूरी सूचना भी है कि न्यूज़पेपर डिस्कशन को हम लोग प्रीलिम तक के लिए 72 प्रीलिम तक के लिए होल्ड करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मुझे प्रीलिम रिलेटेड वीडियोज़ बनाने हैं, करेंट और बहुत सारे टारगेट हैं जो पूरे करने हैं। और उसके साथ में है क्या कि प्रीलिम से पहले थोड़ा सा उसको डेडिकेटेड पढ़ना ही चाहिए। और इसके करंट छूटेंगे नहीं, जैसे ही पीटी होगा उसके बाद हम लोग इन सभी डे बाई डेज़ के मैं करंट नोट करके रखूँगा ही और उसको आपको करवा दिया जाएगा एक एक टॉपिक। हाँ, बीच में मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि सप्ताह में 1 दिन 2 दिन करंट अफेयर वीडियो आ जाए आपका इस प्रकार से डिस्कशन। बाकी 73 के लिए वीडियोज़ भी अपलोड होंगे इस बीच में। नोट्स कैसे बनाएं, किस प्रकार से पढ़ा जाता है, आंसर राइटिंग किस प्रकार से किया जाता है, इन सब मुद्दों को लेकर के भी तो सूचना शुरुआत में ही दे दी है मैंने कि आपको परेशानी ना हो। 5 तारीख को भी ऑडिटर का एग्ज़ाम है। आज के इस वीडियो के बाद हम लोग क्या अपलोड करेंगे तो बजट का MCQ करेंगे, यूनियन बजट का, और उसके बाद से ढेर सारे वीडियोज आज से मिलेंगे आपको। भारत जापान की प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत आई हुई हैं और भारत की यात्रा उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद से PF को लेकर के की योजना भारत सरकार ने लाया है, इसको भी ज़रा देखेंगे। इसके अलावा VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, टेलीग्राम जब बैन हुआ था तो आप जो कूल बन रहे थे VPN यूज़ करके, अब मोदी जी की निगाह VPN पर पड़ गई है। तो VPN के बारे में सरकार जो है वो सख्त कानून बनाने जा रही है कि किसी चीज़ को अगर बैन किया जाए, ब्लॉक किया जाता है भारत में, तो VPN का यूज़ करके आप हर चीज़ चला सकते हैं, है ना। अपना लोकेशन आप सिंगापुर कर लेंगे, उसके बाद से अमेरिका कर लेंगे और वहाँ के हिसाब से सब कुछ चला सकते हैं। तो इस टॉपिक को भी ज़रा हम लोग देखेंगे। अमेरिका का एक एक्ट है जिसके तहत कहा जाता है, जिसके तहत है प्रावधान कि जो भी अमेरिका में जन्म लेता है उसको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। इसको ट्रंप ख़त्म करना चाहते थे, कमज़ोर करना चाहते थे, लेकिन वहाँ के हाई कोर्ट, वहाँ के न्यायालय ने कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग सिटीजनशिप के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत और अमेरिका की सिटीजनशिप में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है भाइयों बहनों, शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। एक चीज़ और है, 73rd के लिए जो आंसर राइटिंग शुरू होगा वो परसों से शुरू हो जाएगा, आंसर राइटिंग एंड गाइडेंस प्रोग्राम। तो जिन्हें जुड़ना हो, आज और कल का आपके पास समय है, जुड़ जाइएगा, काफ़ी बेहतर रहेगा वो आपके लिए। बिगनर्स के लिए तो सबसे बेस्ट ही होगा वो। बाकी 72 के लिए प्रीलिम बाद हम लोग आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। किन मुद्दों पर बातचीत हुई है और भारत और जापान के संबंध जो हैं क्यों ट्रस्ट से परिपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने कंसर्न भी जाहिर किया कि वैश्विक व्यवस्था में वर्ल्ड ऑर्डर में ट्रस्ट की कमी होती जा रही है। मोनोपोली को बढ़ावा दिया जा रहा है। अपना अपना देखो का सिद्धांत चल रहा है कि अमेरिका को अपनी परी है, अपनी सॉवरेनिटी की, अपने सुपर पावर को बनाए रखने की, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। तो ये इस प्रकार के सिद्धांत को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ट्रस्ट की कमी हो रही है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। आपसे सवाल पूछ सकता है कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था जो है वो किस प्रकार के चुनौतियों का सामना कर रही है। निबंध आ सकता है, GS1 में पूछ सकता है, GS2 में भी पूछा जा सकता है, कहीं पर भी आ सकता है ये सवाल। इसलिए आपको इसको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। मैं बार बार शब्द जो कह रहा हूँ, समझना चाहिए कि क्या क्या चुनौतियाँ आ रही है। जिसमें आप सोशल चुनौती गिना सकते हैं कि दुनिया में कट्टरता में वृद्धि देखी जा रही है। एंटी इमिग्रेंट्स जो आंदोलन है पूरे दुनिया में फैल रहा है। दक्षिण अफ्रीका से लेकर के, अमेरिका से लेकर के पूरा यूरोप, न्यूजीलैंड, सभी जगहों पर कि बाहरी लोगों को बाहर करो। ये इस प्रकार के बहुत बड़े स्तर पर चैलेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक रूप से स्लो डाउन की स्थिति बन रही है। कल्चरल रूप से कट्टरता जो है वो हावी हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट का चैलेंज है, और उसके साथ साथ युद्ध और देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट तो है ही। तो ये सब के सब क्या हो गए, करंट वर्ल्ड ऑर्डर में, करंट वैश्विक व्यवस्था में, वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में जो चैलेंजेज आ रहे हैं वो ये सब हैं। अब इसको कैसे लिखा जाता है भाइयों बहनों, तो आप पहले लिखेंगे, मान लीजिए प्रवासन के विरुद्ध जो पूरे दुनिया भर में आंदोलन चल रहा है, तो उसमें आप उदाहरण देंगे कि किस प्रकार से प्रवासन हो रहा है पूरे दुनिया भर में, क्यों हो रहा है और उसमें क्या कारण है
और कितने % हो रहा है, और उसके साथ साथ बताएंगे किन किन जगहों पर यह आंदोलन हो रहा है। तो इसी प्रकार से आपको इसको लिखना पड़ सकता है। एक शब्द से हमने पूरा सवाल बनाया। देखिए ज़रा क्या है, क्या क्या कहा गया इसमें। प्रधानमंत्री का नाम है साने ताकाइची। ये जापान के प्रधानमंत्री महोदया हैं, महिला हैं। इनको प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आप हमारे यंगर सिस्टर के जैसे हैं। भारत के जापान के साथ संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन जापान हमेशा अमेरिकी गुट में ही खड़ा रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जापान अपनी सॉवरेन पोजीशन दुनिया में बहुत कम जगहों पर लेता है। जो यूएस का पोजीशन होता है 99% चांसेस में वो यूएस के पोजीशन को सपोर्ट करता हुआ हमें नज़र आता है। आर्थिक सुरक्षा पर जोर। मोदी जी ने कहा कि आपसी विश्वास सबसे बड़ा रणनीतिक आधार है। भारत जापान ने आर्थिक सुधारों को सुरक्षा को साझा सुरक्षा से जोड़ा है। दोनों देश ने माना है कि वैश्विक रूप से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है और टेक्नोलॉजिकल जो सहयोग है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और वैश्विक स्थिरता के लिए, क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबल स्टेबिलिटी, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक चीज़ है। उसके अलावा कई सारी चीज़ तो वही होंगी जो बाकी देशों के साथ हमारे होते हैं। सेमीकंडक्टर, क्वांटम तकनीक और उन्नत पदार्थों, एडवांस मटेरियल्स, इनके क्षेत्र में सहयोग की बात की गई है। 3 डॉक्यूमेंट्स को शेयर किया गया है। उन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे हमारे लिए। वो कौन कौन से हैं? तो ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन कॉरपोरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहला हो गया आर्थिक सुरक्षा, उसके बाद से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और तीसरा है ऊर्जा लचीलापन पर संयुक्त बयान, ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन एनर्जी रिजिलियंस। तात्पर्य क्या है कि ये 3 ऐसे क्षेत्र होंगे जिसमें भारत और जापान अपने सहयोगों को और बड़े स्तर तक ले जाएंगे। अब सेमीकंडक्टर हो गया या फिर रणनीतिक पेट्रोलियम हो गया, वो सब इसी के भाग होंगे, वो सब इसी के भाग होंगे। तो ये 3 चीज़ों को अवश्य ही याद रखिएगा कि किन 3 क्षेत्रों में हम मुख्य रूप से काम करने वाले हैं। अब बाकी इसके अंदर तो सब क्षेत्र बहुत सारे हैं। एक चीज़ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रीलिम फैक्ट के रूप में ही पूछा जा सकता है कि भारत और जापान ने भारत में 100 जैव गैस जैविक उर्वरक संयंत्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं बायोगैस एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्लांट्स इन इंडिया। भारत में स्थापित किया जाएगा 1000 बायोगैस एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्लांट्स। इसके लिए जापान और भारत दोनों मिल कर के काम करेंगे। इससे जुड़ी हुई भारत सरकार की एक योजना भी है जिसका नाम है गोवर्धन योजना। अगर आपको गोवर्धन का फुल फॉर्म पता हो तो मुझे ज़रूर ही बताइएगा, और अगर नहीं पता हो तो गूगल सर्च करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने इसको 3 से 4 बार पढ़ाया है और ये आपसे प्रीलिम में भी पूछा जा सकता है गोवर्धन योजना क्या है। हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको फुल फॉर्म मुझे बताना है। समुद्री और रक्षा सहयोग जो है दोनों देशों ने हिंद प्रशांत, अब ये सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट रहा जापान के प्रधानमंत्री जी का भारत यात्रा। कुछ दिन पहले ही हमने न्यूज़पेपर में भी अध्ययन किया था इसका भाइयों बहनों कि अमेरिका ने इंडो पैसिफिक जो उसका फ्लीट था उसका नाम बदल करके एशिया पैसिफिक फिर से कर दिया है। लेकिन जापान ने कहा कि एशिया पैसिफिक करना ठीक नहीं है, हम इंडो पैसिफिक ही कहेंगे। ये हमारे लिए एक बड़ी सी उपलब्धि हुई कि इस मुद्दे पर कि ये रीजन इंडो पैसिफिक ही कहलाए, इस पर हमें जापान का सहयोग मिल रहा है। चीन बहुत लंबे समय से यह कोशिश कर रहा है कि हिंद महासागर जो है, जिसका नाम है इंडियन ओशियन, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, उसको हम लोग कहते हैं इंडियन ओशियन। क्या वो भारत का है पूरा? नहीं, उसका नाम भारत पर पड़ा है। क्यों? क्योंकि भारत यहाँ पर हज़ारों वर्ष पहले की सभ्यता है और आज तक मौजूद है। तो हमारे इर्द गिर्द के जो सागर थे उसका नाम तक हम पे पड़ गया, क्योंकि पूरी दुनिया उस समय हम तक पहुंचना चाह रही थी। तो जो भी जहाज़ इस क्षेत्र में आते थे उन्होंने इसको इंडियन ओशियन, क्योंकि भारत के समीप वाला ओशियन, तो इंडियन ओशियन उन्होंने कहना शुरू किया था। तो चीन बहुत लंबे समय से है कि इंडियन ओशियन का नाम बदला जाए, क्योंकि एक देश के आधार पर नाम एक दुनिया में एक ही ओशियन का है, वो है इंडियन ओशियन। बाकी दुनिया में किसी देश के नाम पर कोई ओशियन नहीं मौजूद है। छोटे छोटे हैं, जैसे जापान सागर है, साउथ चाइना सी है, लेकिन वो छोटे सी हैं, वो ओशियन बिल्कुल ही नहीं है। तो जापान ने हमारा इस चीज़ पर सहयोग किया है कि हम इंडो पैसिफिक ही इसको कहेंगे। समुद्री रक्षा सहयोग को गहरा कहने पर सहमति जताई है। इसमें अधिक नौसैनिक अभ्यास, रक्षा तकनीकी सहयोग, भारत जापान मतलब कि 2+2 जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है
जिसको 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग कहते हैं, उस पर ही बात करने की बात हुई है, जिसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों देशों के शामिल होते हैं। उनकी बातचीत भी जल्द ही आयोजित की जाएगी। भारत की महासागर नीति और जापान का हिंद प्रशांत दृष्टिकोण। जापान ने भारत की महासागर नीति, महासागर इसका फुल फॉर्म भी है, जापान के मुक्त और खुले हिंद प्रशांत दृष्टिकोण के बीच समानता की बात कही है। अर्थात उन्होंने हमारे सागर और महासागर पहल जो है, सिक्योरिटी फॉर ऑल इन द ग्रोथ इन द रीजन करके जो पहल है, सागर पहल, महासागर पहल, इनको उन्होंने सपोर्ट किया है। कहा है कि हम जापान और भारत की जो सागर महासागर पहल है, ये दोनों के रणनीतियों की बिल्कुल ही मेल खाता है, बिल्कुल ही समान है। हम भी चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के सभी देशों का डेवलपमेंट हो, और भारत भी वही चाहता है कि हिंद महासागर में जितने भी देश हैं उन सभी का डेवलपमेंट हो और उसमें वो भागीदार भी बने। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की सदस्यता के प्रयास का समर्थन जारी रखने की बात की है। यह ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक ऊर्जा शासन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर भी है। जापान और भारत ने कहा है कि वेस्ट एशिया जैसे क्राइसिस जो होते हैं तेल वाला, इसमें किसी भी एक देश को ब्लॉकेड नहीं करना चाहिए। दुनिया के वैश्विक सप्लाई चेन को बनाए रखना चाहिए। ख़ास तौर से एनर्जी का जो सप्लाई है वो बना हुआ रहना चाहिए। आपको अगर पता हो, जापान दुनिया में सबसे अधिक रणनीतिक रूप से जो तेल का रिजर्व बनाकर रखता है उन देशों में से प्रमुख है, जिसके पास में सबसे बड़ा रिजर्व में से एक मौजूद होता है। वो हमेशा ही इमरजेंसी के लिए बना करके रखता है। ऐसे में भारत भी 90 दिनों के रिजर्व को बनाने के प्रयास में है। बनाया भी है हमने कई सारी जगहों पर, लेकिन अभी तक यह 90 दिनों का रिजर्व हम नहीं बना पाए, क्योंकि खपत ही बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पर, इसलिए इसको बनाने के लिए हमें अलग से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इस क्षेत्र में भी दोनों देश जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं कि हम जापान से सहयोग करें और हम रिजर्व बनाने का प्रयास करें। भारत और जापान के बीच में एक और महत्वपूर्ण सी चीज़ होती है जिसको कहा जाता है करेंसी स्वैप, जिसमें हम भारतीय रुपए को जापानी करेंसी से स्वैप करते हैं। दोनों अपने देश में कुछ उनके करेंसी को हम अपने यहाँ रखते हैं और हमारे करेंसी को उनके यहाँ पर हम दे देते हैं, स्वैप करते हैं, मतलब आपस में अदला बदली करते हैं। जिससे क्या होता है कि उनके यहाँ के इन्फ्लेशन को बनाए रखने में, हमारे यहाँ के इन्फ्लेशन को बनाए रखने में मदद मिलता है। दोनों देश के रुपए जो हैं वो मजबूत होता है इसके कारण से। तो ये जापान के साथ हमारा सहयोग काफ़ी पुराना है। हमने कितनी ही बार करेंसी स्वैप किया है। हमारे श्रीलंका के साथ भी इस तरह के एग्रीमेंट हैं और इसके कारण से हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट भी मिलता रहा है। ज़रा जापान की मैपिंग कर लेंगे भाइयों बहनों, क्योंकि सवाल पूछा जाता है। और इसके इर्द गिर्द देखिए, मैंने आपको बहुत ही सुंदर तरीके से सारे जलडमरू मध्य के नाम भी दे दिए हैं, जिससे आप एक बार ये इमेज देखेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। क्या कैसे याद रखना भाई? तो HK, HN, SK और KS इस प्रकार से याद रख सकते हैं। होकाइडो सबसे ऊपरी आइलैंड है, उसके बाद से होन्शू है, उसके बाद से शिकोकू है और देन क्यूशू का स्थान आता है। होन्शू सबसे बड़ा आइलैंड है, इसी पर इसकी राजधानी वगैरह भी स्थित है। ये होन्शू आइलैंड है, ये सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का। अब देखिए कुछ जलडमरू मध्य है यहाँ पर सोया ला पेरूज जलडमरू मध्य दिखेगा आपको। यह अखोस्तक सागर है। यहाँ पर आपको होकाइडो और होन्शू के बीच में त्यूसुगारू जलडमरू मध्य दिखेगा। देखिए ज़रा जूम भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर कोरिया और जापान के बीच में कोरिया जलडमरू मध्य भी है। यहाँ पर त्यूशिमा जलडमरू मध्य है, कानामोना जलडमरू मध्य है और यहाँ पर ओसुमी जलडमरू मध्य भी मौजूद है। लेकिन आपको जो मुख्य याद रखना है, जैसे होकाइडो और होन्शू के बीच में कौन कौन से हैं, कोरिया और जापान के बीच में कौन कौन से हैं और इनके आइलैंड का सीक्वेंस क्या है नॉर्थ से साउथ, ये आपको याद रखना है। ये नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस ना पूछा भी जा चुका है एग्जामिनेशन में, इसलिए इसको आप ज़रूर ही याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, VPN, जिसको क्या कहा जाता है भाइयों बहनों? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। भारत सरकार थोड़ी सी सख्त हो रही है VPN को लेकर के। दरअसल में हुआ क्या कि भारत सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को ब्लॉक किया हुआ है, जैसे कि टिकटॉक हो गई, कुछ दिन पहले टेलीग्राम पर भी 1 सप्ताह के लिए रोक लगाई गई थी। इस प्रकार से चीज़ों को भारत सरकार ब्लॉक कर देती है। कैसे ब्लॉक करती है? तो ये भारत है, मान लीजिए ये भारत है पूरा बहुत बड़ा, इसका जो नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क सिस्टम उस चीज़ को चलने से बैन कर देती है, ठीक है। भारत के नेटवर्क सिस्टम में जो भी है उनमें वो ऐप नहीं चल पाएगा, ठीक है। एक जगह से सरकार उसे बैन कर देती है, इससे क्या होगा, अब उसको एक्सेस
नहीं किया जा सकता है। ठीक, लेकिन अगर आप इसमें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना ले, ये तो पूरे देश का क्या हो गया, पब्लिक नेटवर्क हो गया, पब्लिक नेटवर्क हो गया। अब इसी में एक प्राइवेट नेटवर्क आपने बना लिया, ठीक है। अब इसके ज़रिए क्या होगा, ये तो इस भारत के नेटवर्क से बाहर का एरिया हो गया, क्योंकि प्राइवेट है ये। तब इसके ज़रिए आप किसी भी ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं भारत में रहते हुए भी। उस पर भारत सरकार के नेटवर्क ब्लॉकेज या ऐप ब्लॉकेज का काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही सेपरेट नेटवर्क हो जाता है। कैसे होता है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। तो इसके कारण से इसी को कहा जाता है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, उसका कोई ढांचा नहीं होता जो आपको छू सकें, आप उसको समझ सकें। वर्चुअली होता है, एक प्राइवेट से आपको स्पेस मिल जाता है सर्वर के थ्रू कनेक्ट करने को, उसी को हम लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कह देते हैं। इसका सदुपयोग भी होता है कंपनियों के बीच में आदान प्रदान के लिए, और उसके अलावा बैंकों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए इसका सदुपयोग भी होता है, जिससे क्या हो, वो सिक्योर होता है, हैकर्स की निगाह उस पर नहीं पड़ती है, और बिल्कुल ही पब्लिक नेटवर्क से दूर एक वर्चुअली कनेक्टेड होता है, जिसमें लिमिटेड लोग ही कनेक्टेड रह सकते हैं। तो इसलिए वर्चुअल VPN का सकारात्मक उपयोग भी बहुत ज़्यादा देश में होता है, पूरी दुनिया भर में ही होता है। लेकिन नकारात्मक उपयोग भी होता है, जैसे भारत सरकार ने किसी ऐप को ब्लॉक किया हुआ है, उसको आप एक्सेस कर लेते हैं, ये क्या है, हमारे लिए सही नहीं होता है। तो इसी कारण सरकार अब सोच रही है कि VPN को लेकर के कुछ कठोर कानून बनाए जाएं। केंद्र सरकार VPN सेवा प्रदाता, ऐसे कंपनियां जो VPN प्रदान करती है, जैसे प्रोटोन करके एक ऐप है, आपने यूज़ किया होगा, एक व्यापक कानूनी ढांचा तैयार करने पर विचार कर रही है। इसके तहत VPN कंपनियों को भारत में स्थानीय कार्यालय खोलने, सरकार से संपर्क के लिए जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता हो सकती है। जो VPN प्रदाता हैं उनको भारत अपना कार्यालय खोलना पड़ेगा, और कार्यालय खोलने के साथ में उनको एक अधिकारी भी नियुक्त करना पड़ेगा, जिसके साथ सरकार जो है वो संवाद कर सके कि हाँ भाई ये ऐसा न ऐसा करो, इसको ब्लॉक करो। सरकार की चिंता क्या है, सरकार की मुख्य चिंता यह है कि लोग VPN सेवाओं के माध्यम से उन वेबसाइट, खातों, डिजिटल सामग्री तक पहुंच बना सकते हैं जिन्हें भारत में विभिन्न कारणों से रोका गया है। सरकार चाहती VPN कंपनियों पर ऐसी व्यवस्था लागू हो जिससे भारत में लागू प्रतिबंधों का पालन करें। सरकार बस सिंपल से एक ही चीज़ चाहती है कि अगर हमने किसी ऐप को ब्लॉक किया है तो आपका VPN उसे एक्सेस नहीं देगा। समझ में आ गई बात आपको, यही चीज़ है। VPN के लिए ऐप भी आते हैं जो आपको अभी मैंने बताया भी। कई सारे फ़ोन में VPN आप खुद से भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे आप, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आप अपने फ़ोन में इनबिल्ट होता है, कई सारे फ़ोन में आप बना सकते हैं। बिना ऐप के आपके फ़ोन में VPN चल सकता है। VPN क्या होता है इसको तो हम लोग ज़रा नीचे समझेंगे, लेकिन एक फ़ोटो के माध्यम से मैं आपको नीचे समझाऊंगा। सरकार का नए नियम क्या है, नए कानूनी ढांचे के तहत VPN कंपनियों को भारत में स्थानीय उपस्थिति बनानी पड़ सकती है। सरकार बाध्यता ला सकती है कि भारत में तभी ये VPN ऐप चलेगा जब आपका ऑफिस यहाँ पर होगा। तब आपको VPN ऐप डाउनलोड करने के लिए भी VPN का यूज करना पड़ सकता है। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने ऐसे अनुपालन अधिकारी भी नियुक्त करने पड़ सकते हैं जो सरकार के साथ में सीधा संवाद करेंगे और सरकार के नियम कानूनों को अपने ऐप के माध्यम से लागू करेंगे। वर्ष 2022 में भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल ने, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, CERT-IN जिसको कहा जाता है, गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। ये विपणन प्रदाताओं और डेटा सेंटर्स और क्लाउड सेवा प्रदाताओं के ग्राहकों से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। इनमें नाम, ईमेल, संपर्क संख्या, इंटरनेट इत्यादि चीज़ों की बात उन्होंने की थी कि अगर कोई VPN यूज कर रहा है, उपभोक्ता है, यूजर है, तो आप उसके जो जानकारी है उसको कहीं पर भी बिना सिक्योरिटी के नहीं रख सकते हैं। उसको सिक्योर तरीके से, सुरक्षित तरीके से आपको रखना पड़ेगा। वर्ष 2022 के निर्देशों में ग्राहकों से जुड़ी जानकारी को 5 वर्ष तक सुरक्षित रहने की बात की गई थी। सरकार का उद्देश्य डिजिटल अपराधों की जांच, ऑनलाइन गतिविधियों की जिम्मेदारी तय करना था, ताकि अगर किसी ने क्लाउड का यूज करके, VPN का यूज करके कोई क्राइम किया है तो हम उससे डायरेक्ट जानकारी मांगेंगे कि इस आदमी ने आपका VPN यूज किया था, आप हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए, और आपको देना पड़ेगा। आपको 5 वर्षों तक वो जानकारी अपने पास में रखनी ही पड़ेगी। पुराने निर्देशों की सीमा अब मान रही है कि 2022 के निर्देश पर्याप्त परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए सरकार ने कहा है कि इन कंपनियों से कि अब भारत में आपको अपने यहाँ पर
कंपनियों को ऑफिस खोलना पड़ेगा, अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा, जिससे हम आपसे जब चाहें तब संपर्क कर सकें और आपके ऊपर में इस देश का नियम कानून जो है उसे लागू कर सकें। वीपीएन क्या होता है, ज़रा इसे समझेंगे हम लोग। देखिए, आप बैठे हुए हैं और ये पब्लिक नेटवर्क है। अभी आप इसके ज़रिए कनेक्टेड रहते हैं, किससे? तो सर्वर से। आप जो मुझे देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करता हूँ तो यूट्यूब के सर्वर पर अपलोड होता है, फिर उस सर्वर का एक्सेस आपके फ़ोन तक होता है यूट्यूब ऐप के ज़रिए, और ये वीडियो पब्लिकली अवेलेबल होता है, सभी के सभी इसे देख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पब्लिक नेटवर्क है ये, पब्लिक नेट है ये, जिसमें सभी लोग उपयोग करते हैं। अब इसी में से एक छोटा सा हिस्सा आपके लिए अलग कर दिया जाए। देखिए, इस हिस्सा को अलग कर दिया गया है। अब ये पब्लिक इंटरनेट नहीं है, ये प्राइवेट नेटवर्क है जिसमें कम्युनिकेशन हो रहा है। प्राइवेट नेटवर्क है, ये इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसमें संदेशों को पब्लिक नेटवर्क में नहीं होने के कारण से ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। इसमें हैक करना भी मुश्किल होता है, लोकेशन पता लगाना भी मुश्किल होता है, कौन यूज कर रहा है ये भी मुश्किल होता है, और समटाइम आईपी एड्रेस तक इसमें मैनिपुलेट हो सकते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं आपके, जैसे आपके फ़ोन में अगर एयरटेल का नेटवर्क है या अगर आपने घर में वाईफाई लगवाया हुआ है, तो आप भले इनकॉग्निटो मोड में कुछ भी और सर्च करें, छुपे हुए मोड में ब्राउज़र में कुछ भी सर्च करें, लेकिन उस पर लिखा हुआ आता है कि ये जानकारी आपके आईएसपी अर्थात इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ शेयर की जा रही है। आप कुछ भी सर्च करते हैं, भले वो आपके फ़ोन के हिस्ट्री में रहे या ना रहे, लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास वो जानकारी रहती है। लेकिन वीपीएन क्या करता है? वीपीएन क्या करता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनने के बाद से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, जैसे जियो, एयरटेल या आपके घर में जो वाईफाई लगा हुआ है वो, इन सभी से आपके सिस्टम को अलग कर देता है। इनको भी वो जानकारी नहीं होती है कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि बिल्कुल ही वर्चुअल नेटवर्क बना दिया गया है। एयरटेल का मान लीजिए आप सिम यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल को भारत सरकार ने कहा कि पब्लिक नेटवर्क में टेलीग्राम सभी जगहों पर बंद होना चाहिए, तो बंद हो गया। एयरटेल ने भी ब्लॉक कर दिया, उसके जितने इंटरनेट यूजर्स हैं उन सभी के लिए एक ऐप को ब्लॉक कर दिया गया, टेलीग्राम को, है ना। लेकिन आपके फ़ोन में एयरटेल है और आपने वीपीएन का यूज़ किया और आपके फ़ोन में फिर टेलीग्राम चलने लग गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एयरटेल के नेटवर्क में आपने एक छोटा सा हिस्सा वर्चुअल नेटवर्क का बना लिया, जिसके कारण से आप आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बंधुओं? वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इनक्रिप्टेड, सिक्योर एंड पब्लिक इंटरनेट से दूर का यह नेट होता है। ये पब्लिक इंटरनेट है, ये वर्चुअल प्राइवेट नेट है, जिसके ज़रिए आप सर्वर तक एक्सेस कर रहे हैं। उसको फिर नहीं पता होता है कि क्या है कौन है। वीपीएन का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये ऐसी इंटरनेट सर्विस है जो आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच एक सुरक्षित इनक्रिप्टेड कनेक्शन बनाती है। इससे आपका ओरिजिनल आईपी एड्रेस छिप जाता है। इंटरनेट पर आपकी लोकेशन वीपीएन सर्वर की लोकेशन जैसी दिखाई देगी, और जैसे ही आप वीपीएन सर्वर से कनेक्ट करते हैं तो वीपीएन सर्वर रोमानिया में हो सकता है, अर्जेंटीना में हो सकता है, सिंगापुर में हो सकता है, अमेरिका में हो सकता है, कहीं पर भी वो सर्वर हो सकता है। आप वहाँ के सर्वर से कनेक्ट करके फिर एक्सेस करते हैं पूरे दुनिया के सर्वर को, उसी को वीपीएन कहा जाता है। ठीक है। वीपीएन कैसे काम करता है? जब आप बिना वीपीएन के इंटरनेट चलाते हैं तो आपका डिवाइस सीधे वेबसाइट या ऐप से कनेक्ट होता है, सीधे वेबसाइट या ऐप से। इस दौरान आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देख सकता है कि आप किन साइट्स या सर्विस से कनेक्ट हो रहे हैं। आईएसपी यानी कि एयरटेल, जियो या वाईफाई जो कनेक्शन दे रहा है वो देख सकता है कि आप कौन कौन से चीज़ों को यूज कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, आप बैंक का जब ऐप यूज करते हैं, खास जैसे एक्सिस हो गया, एसबीआई हो गया, तो कितनी बार वो आपको कहते हैं कि वाईफाई ऑफ़ करो, फ़ोन का इंटरनेट ऑन करो, और उसके बाद आप क्या करो, मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करो। आपको ऐसा हुआ है क्या? ख़ासतौर जैसे एक्सिस का अगर आप ऐप यूज़ करेंगे तो उसमें ये चीज़ कहते हैं वो कि वाईफाई ऑफ़ करके फिर यूज़ करो, क्योंकि जो आपके घर में वाईफाई कनेक्शन दे रहा है वो जो चाहे आपका वो देख सकता है ना, या इंटरनेट का जो कनेक्शन आपके आर में है। तो अगर एयरटेल, जियो का यूज़ करेंगे तो बड़ी कंपनियां हैं, लोकल वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, इसलिए वो सिक्योर नेट नहीं होता। इसीलिए आपसे कहती है बैंक कि आप क्या करें, तो फ़ोन के नेटवर्क से लॉगिन करें, ना कि पब्लिक वाईफाई से। इसीलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि पब्लिक में अगर कोई ओपन वाईफाई है और सरकारी भी नहीं है तो उससे कनेक्ट करने से बचना चाहिए।
लेकिन जब आप VPN का उपयोग करते हैं तो आपका कनेक्शन पहले VPN कंपनी के सर्वर तक जाता है, वहाँ से आपकी रिक्वेस्ट वेबसाइट तक पहुँचती है। इस प्रक्रिया में वेबसाइट को आपका ओरिजिनल IP एड्रेस नहीं दिखता है, बल्कि VPN सर्वर का IP एड्रेस दिखता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं इसको, IP को। आसान भाषा में मान लीजिए आपने VPN में अमेरिका का सर्वर चुना है। अब जब आप इंटरनेट चलाएंगे तो वेबसाइट को ऐसा लगेगा कि अमेरिका के कोई यूज़र हैं जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इसलिए आपके यहाँ का ब्लॉकेट जो है उस ऐप पर काम नहीं करता है। इनक्रिप्शन क्या होता है? VPN अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है। इसका मतलब है कि आपका डेटा एक कोडेड फॉर्म में बदल जाता है। जैसे आपने हाई लिखा तो हाई को लिख देगा 001000 ZP, ये क्या हो गया? इनक्रिप्शन हो गया। अब यूज़र जो है जिसको भेजा है आपने हाई, उसके फ़ोन के पास इसको डिक्रिप्ट किया जाएगा। 00 ZP का मतलब हाई होता है, ये उसको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो हाई आपने भेजा, बीच में इनक्रिप्टेड हो गया ये, और उसको रिसीव होगा हाई। बीच में अगर कोई इसको पकड़ना चाहे तो उसको क्या दिखेगा? 00 ZP लिखा हुआ है, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इनक्रिप्शन कहते हैं। जैसे व्हाट्सएप पर आपने देखा होगा 36 बिट इनक्रिप्शन, 32 बिट इनक्रिप्शन ये लिखा रहता है, तो उसका मतलब यही होता है कि हाई मैसेज को वो 32 छोटे करके इतने बड़े स्तर पर उसको क्या करेगा? इनक्रिप्ट करेगा, जिससे इसको तोड़ना और भी ज़्यादा कठिन काम हो जाता है, सिक्योर हो जाता है चीज़ें। तो यही चीज़ VPN करता है। नेक्स्ट टॉपिक है बर्थ राइट सिटीजनशिप सर्विस, जो है वो क्या है, अमेरिका में क्या फ़ैसला आया है, भारत के साथ उसके क्या अंतर हैं, और भारत में नागरिकता किस प्रकार से दी जाती है, अमेरिका में नागरिकता किस प्रकार से दी जाती है, इसे ज़रा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अमेरिका में जो नागरिकता दी जाती है वो अमेरिका के इतिहास, वहाँ के कल्चर, वहाँ के समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। भारत में जो नागरिकता दी जाती है वो भारत के इतिहास, भारत के कल्चर, भारत के समाज, भारत के संविधान में अपने हिसाब से बनाया गया रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से दी जाती है। एशिया में इसीलिए सिटीजनशिप का जो रूल है वो कठोर है, जबकि यूरोप और अमेरिका में सिटीजनशिप का रूल जो है तुलनात्मक रूप से आसान है। अमेरिका में और आसान है, वहाँ पर बच्चा जन्म लेता है तो उसको मिल जाती है भाई, लेकिन अमेरिकी नागरिकता के साथ साथ बहुत सारी सुख सुविधाएं भी उनको मिलती है। इसलिए कई सारे प्रेग्नेंट कपल जो हैं वहाँ चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर बच्चे को जन्म देते हैं, ताकि हमारे बच्चे को यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाए, उसी के बहाने हम भी यहाँ रह लें, है ना। तो अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता का मुद्दा फिर से चर्चा में आया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फैसले में जन्मसिद्ध नागरिकता के संवैधानिक सिद्धांत को बनाए रखा है कि बर्थ के साथ में जो सिटीजनशिप मिल रहा है अमेरिका में, ये कायम रहेगा, इसको आप नहीं ख़त्म कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो वो चाह रहे थे कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इमिग्रेंट्स की समस्या से पूरी दुनिया ही जूझ रही है। आप फॉर एग्जांपल समझिए, जिस प्रकार से अपने देश से बांग्लादेशियों के लिए माहौल बनाया जाता है कि हमारे देश से बांग्लादेशी घुस आए, आपको अच्छा नहीं लगता, आपके संसाधन पर जोर पड़ रहा है, उसी प्रकार से इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी में भी तो भारतीय लोग घुसे हुए हैं। हाँ ठीक है, हम बांग्लादेशियों से बहुत अलग हैं, हम पढ़े लिखे इंजीनियर्स यहाँ से जाते हैं, लेकिन जा तो रहे हैं, है ना। तो इसीलिए वहाँ के जो सरकार थी वो चाह रही थी कि सिटीजनशिप को थोड़ा सा मजबूत किया जाए, हर कोई नागरिक ना बने, क्योंकि उनके भी संसाधनों पर जोर पड़ रहा था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हम बाई बर्थ जो सिटीजनशिप का अधिकार है इसको हम बदल लेंगे, लेकिन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसे नहीं बदल सकते हैं, इसे आपको बना करके रखना होगा, क्योंकि अमेरिका का मतलब है देशों का देश, अर्थात अमेरिका, मूल अमेरिकी लोग जो थे उनको तो ये मार करके फेंक दिया इन्होंने अटलांटिक ओशियन में। मूल अमेरिकी जो थे, रेड इंडियंस जिसको कहा जाता था, है ना, वो तो कहाँ गए किसी को पता भी नहीं है। तो उसके बाद जो अमेरिकी आबादी है वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं से आई ही है। अब एलन मस्क हैं, वो इमिग्रेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनके मदर और फादर देखिए कहाँ से, साउथ अफ्रीका से आए हुए हैं, तो दूसरे कहीं और से हैं, है ना। तो जिसके कारण से ये बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है कि क्या अमेरिका में भी सिटीजनशिप को लिमिटेड कर दिया जाए, तो अमेरिका की फिर डाइवर्सिटी का क्या होगा। वहाँ एक ही क्लास में चाइनीज़, इंडियन, अफ्रीकन, पाकिस्तानी सभी प्रकार के बच्चे बैठे होते हैं, और ये वहाँ पर आज से नहीं, काफ़ी पहले से चला आ रहा है। इसी कारण से यह टॉपिक चर्चा में है, इसे ज़रा समझेंगे हम लोग। यह निर्णय ट्रंप प्रशासन को उस प्रयास के खिलाफ माना गया जिसमें अमेरिका में जन्म बच्चे को स्वतः नागरिकता मिलने के अधिकार को सीमित करने की कोशिश की जा रही थी। जन्मसिद्ध नागरिकता क्या है? जन्मसिद्ध नागरिकता का अर्थ है कि अमेरिका की भूमि पर जन्म लेने वाला बच्चा सामान्यतः अमेरिकी नागरिक माना जाता है।
चाहे उसके माता पिता की नागरिकता या प्रवासी स्थिति कुछ भी हो। यह व्यवस्था अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन से जुड़ी है। केवल विदेशी राजनयिकों के बच्चे को इससे अलग रखा गया है कि जैसे इंडियन एम्बेसडर होंगे तो उनका अगर कोई बच्चा जन्म लेता है अमेरिका में तो वो अमेरिकी नहीं हो जाएगा, उसको उससे अलग रखा गया। बाकी कोई भी जन्म लेता है तो सामान्यतः उसको वहाँ का सिटीजनशिप मिल जाता है। ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि जन्मसिद्ध नागरिकता का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कुछ लोग केवल अपने बच्चे को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से अमेरिका आते हैं। उन्हें अक्सर बर्थ टूरिज्म से जोड़ा जा रहा है। बर्थ टूरिज्म से जोड़ा जा रहा है कि बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका चले गए, वहाँ पर बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद से नागरिकता मिल गई, है ना। लेकिन इस दावे के समर्थन प्रमाण सीमित बताए गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया। अमेरिका में एक वर्ष में जन्म लगभग 36 लाख बच्चों में से कभी 9% यानी लगभग 3,20,000 बच्चे ऐसे माता पिता से जन्मे थे जो अवैध प्रवासी थे, जिनकी प्रवासी स्थिति अस्थायी थी। वो इमिग्रेंट्स नहीं थे, इलीगल इमिग्रेंट्स थे, वो कैसे भी घुस आए थे अमेरिका में। अब उन्होंने यहाँ पर 3,20,000 बच्चों को जन्म दिया। अब 3,20,000 को बच्चों को क्या करो, तो नागरिकता दो, है ना। यह संख्या बड़ी दिखती है लेकिन कुछ जन्म की तुलना में इसे बहुत बड़ा संकट नहीं माना जा सकता है। संविधान संशोधन की कठिन प्रक्रिया जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका के संविधान जुड़ा विषय है, इसलिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी। संविधान संशोधन के लिए प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों में 2/3 बहुमत, बाद में 3/4 राज्यों की मंजूरी आवश्यक होगा। वहाँ पर कोई भी संशोधन करने के लिए दोनों में बहुमत के अलावा आपको 3/4 राज्यों से भी अनुमति लेनी पड़ेगी। इसलिए वहाँ का संविधान जो है उसमें संशोधन करना बड़ा मुश्किल काम है, तो जिसके कारण से यह बहुत बड़ा चैलेंज माना जा रहा है। इसलिए आने वाले समय में तो जन्म से नागरिकता तो ख़त्म नहीं ही होगा। H1 वीज़ा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक और है, अमेरिका में कानूनी रूप से काम करे भारतीय जब ये अस्थायी निवासी नागरिक नहीं है, इस निर्णय से राहत महसूस कर रहे हैं कि भाई शादी कर लो, बच्चे कर लो, उसको नागरिकता मिल जाएगी, उसी बहाने हम भी रह लेंगे। जन्मसिद्ध नागरिकता सुरक्षित रहने के बावजूद भारतीयों के लिए H1B वीज़ा से जुड़ी चिंता बनी हुई है। ट्रंप प्रशासन H1B वीज़ा के तहत विदेशी कर्मचारियों को लाने वाले नियोक्ताओं पर $1 लाख की फीस लगाने का प्रयास भी किया है। H1B वीज़ा जो है यह काम करने के लिए दिया जाता है मुख्य रूप से, और इसमें 70% वीज़ा जो है यह भारतीय प्रोफेशनल्स को दिया जाता है। भेदभाव और सामाजिक असुरक्षा, कानूनी स्थिति मजबूत होने के बाद ही प्रवासियों की सामाजिक असुरक्षा समाप्त नहीं हो रही है। एक सर्वे में लगभग बताया कि 27% भारतीय अमेरिकी जो है उन्होंने भेदभाव का अनुभव किया है, जबकि अस्थायी निवासियों में यह आंकड़ा 25% है। जिस प्रकार से अपने देश में आप किसी को पूछते हो कि बाहरी हो, बाहर चले जाओ, तो उसी प्रकार से वहाँ पर वो हमसे पूछ रहे हैं, है ना। तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप भी किसी और के देश में जा कर के कमा रहे हो, आपके देश में भी कोई और कमाने आता है तो फिर आप उसे शक की निगाहों से देखते हैं। तो दोनों ही समाज गलत है, भले कारण कुछ भी हो, एक प्रोफेशनल्स हों, एक मज़दूर हों, आ तो रहे दोनों पेट भरने के लिए ही, ठीक है, बेहतर जीवन के लिए ही। अमेरिका में प्रवासी विरोधी भावना के बहुत पुराना इतिहास रहा है, हमेशा से ही इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर होती रही हैं, जबकि जो मूल अमेरिकी हैं वो भी बाहर से ही आए हुए लोग हैं। जरा भारत और यूएस के सिटीजनशिप में अंतर को समझेंगे हम लोग भाइयों बहनों। देखिए क्या है, अमेरिका में नागरिकता का मुख्य आधार जन्म स्थान है, यानी कोई बच्चा अमेरिका की भूमि पर जन्म लेता है तो सामान्यतः वह अमेरिकी नागरिक माना जाता है। इसे जस सोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जस सोली, जन्म लेते ही अधिकार मिल गया। भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता पहले सरल थी, लेकिन अब नियम सख्त हैं। अब भारत में जन्म लेने से मात्र से हर व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं बनता है, माता पिता की नागरिकता और उनकी कानूनी स्थिति भी देखी जाती है, जिसके कारण से भारत में नागरिकता अधिक कठोर है। वहाँ पर 14वें संशोधन के जरिए मिला हुआ है। अपने यहाँ पर नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था, जिसके जरिए भारत में नागरिकता दिया जाता है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। भारत में जन्म से नागरिकता का नियम एक ही है। भारत में 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्म लेने वाले व्यक्ति को माता पिता की नागरिकता का परवाह किए बिना नागरिकता मिलती थी। 1 जुलाई 1987 के बाद कम से कम एक माता पिता का भारतीय नागरिक होना जरूरी हुआ। 3 दिसंबर 2004 के बाद ये नियम और सख्त हो गया। अब एक माता पिता भारतीय नागरिक हों, दूसरा अवैध प्रवासी न हो, दोनों माता पिता भारतीय नागरिक हों, तभी जाकर के आपको जन्म से नागरिकता मिलती है। इसीलिए SIR के फॉर्म में आपसे कहा गया कि ये करो, आपके माता पिता का वोटर ID भी हमें बता दो, जिसमें क्या है, जिसमें उनका नाम हो, और उसके ज़रिए ही आपको SIR में नाम आता है आपका। तो ये चीज़ जो किया गया ये यही था भाई कि जन्म से नागरिकता भारत में नहीं है।
आपके माता पिता भी नागरिक होने चाहिए, यहाँ के बाहर से आए हुए नहीं होने चाहिए। तो भारत में नागरिकता संबंधी कानून जो है बड़ा ही कठोर है, लेकिन अमेरिका में थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट योजना है कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026। कर्मचारी भविष्य निधि योजना एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस योजना को अधिसूचित किया है, नोटिफाई भी कर दिया है। यह योजना सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुरूप लाई गई है। इसने पुरानी कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 का स्थान लिया है। नई योजना में विड्रॉल रूल्स को सरल बनाया गया है, लेकिन पीएफ कंट्रीब्यूशन रेट्स को पहले ही जैसा रखा गया। मैं समझाऊंगा हर चीज़ क्या है क्या नहीं, और ध्यानपूर्वक देखिएगा बस। योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट सेविंग को सुरक्षित रखना, ज़रूरत पड़ने पर पीएफ विड्रॉल को आसान बनाना, नई व्यवस्था में बीमारी, शिक्षा, विवाह, हाउसिंग नीड्स, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जैसे मामलों में विड्रॉल्स रूल्स को अधिक सरल और व्यवस्थित बनाया गया। जो मैंने नाम लिया है ना, ये सारे ही शब्द हैं, बीमारी, शिक्षा, विवाह, हाउसिंग नीड्स और स्पेशल कुछ हो जाए तो उसके लिए। देखिए, जो सरकारी नौकरी में हैं उनको पता होगा पीएफ क्या होता है, जो नौकरी में नहीं है, नौकरी में जाने के बाद पता चल जाएगा पीएफ क्या होता है। ठीक है। विड्रॉल कैटेगरी में बदलाव किया गया। पहले 13 ऐसे कैटेगरी थे जिसके तहत आप पीएफ से पैसा निकाल सकते थे। भविष्य निधि आपके वेतन में से 12% कट करके एक अकाउंट में जमा होता जाता है। जैसे मान लीजिए 10,000 आपका है तो 1200 रुपये आपने जमा किए, 1200 रुपये सरकार भी आपको देगी, और दोनों मिलकर के 2400 रुपये हर मंथ आपके नाम पर जमा हो रहा है। तो जब आप रिटायर होते हैं तो आपको वही पैसा तो मिलता है। कोई भारत सरकार अपनी जेब से देती है क्या? नहीं देती है जेब से 1 रुपया कोई नहीं देता, वो वही है। ठीक है। आप दिन भर जो उसके लिए खटते हैं उसके बदले आपको 1200 रुपये दे देता है वो मंथली। नई योजना में इन्हें घटा करके 3 ब्रॉड कैटेगरी में कर दिया गया है। इसेंशियल नीड्स, हाउसिंग नीड्स एंड स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, विशेष परिस्थितियाँ। हाउसिंग नीड जैसे घर, फ्लैट, प्लॉट, कंस्ट्रक्शन, लोन रिपेमेंट, रिपेयर आदि करना है तो आप ले सकते हैं। बीमारी, शिक्षा और विवाह अगर ये करना है तो आप ले सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा विवाह पर पैसा खर्च करते हैं हम हिंदू लोग। हिंदू धर्म, हिंदू, सिख, जैन, ये जो हैं ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा विवाह पर खर्चा करते हैं, और दुनिया में कहीं पर इतना खर्चा नहीं होता है ना। तो इसलिए विवाह को भी इसमें रखा गया, पीएफ को। नई योजना में पार्शियल विड्रॉल के बाद ही पीएफ अकाउंट में 25% मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होता है। इसका अर्थ है मेंबर अपनी टोटल पीएफ राशि का पूरा हिस्सा तुरंत नहीं निकाल सकते हैं। बीमारी के लिए विड्रॉल है। बीमारी के मामले मेंबर्स अपने या परिवार के इलाज के लिए 100% तक निकाल सकता है, लेकिन यह विड्रॉयल 12 महीने के पूरी होने के बाद ही किया जा सकेगा। यह एलिजिबल बैलेंस का अर्थ है 25% मिनिमम बैलेंस अलग रखने के बाद बची हुई जो राशि होती है उसे आप निकाल सकते हैं। 25% तो रहना ही चाहिए, 75% आप पूरा ही एक बार में भी निकाल सकते हैं बीमारी की स्थिति में। शिक्षा और विवाह के लिए भी किया गया है। शिक्षा के लिए मेंबर अपने या परिवार के सदस्यों को पढ़ाई हेतु एलिजिबल बैलेंस का 100% तक निकाल सकते हैं। शिक्षा से जुड़ा पार्शियल विड्रॉल पूरे मेंबरशिप पीरियड में अधिकतम 10 बार किया जा सकता है। 10 बार आप निकाल सकते हैं पूरे जीवन काल में। विवाह के लिए भी 100% तक विड्रॉयल को अनुमति दी गई है। हाउसिंग नीड्स के लिए भी 75% तक आप निकाल सकते हैं, ये भी इसमें कहा गया है। अनएम्प्लॉयमेंट के मामले में नई व्यवस्था में यदि कोई मेंबर 1 वर्ष तक बेरोजगार रहता है तो पीएफ की पूरी एलिजिबल अकाउंट निकाल सकता है। इसका उद्देश्य बेरोजगारी की स्थिति में वर्कर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट, नई योजना में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयमेंट की अवधारणा शामिल की गई है। एम्प्लॉयर की अवधारणा, यदि किसी एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से नियुक्त किया गया है तो पीएफ कंट्रीब्यूशन की अंतिम जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की होगी। इसका उद्देश्य है कि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स जो होंगे वो पीएफ राइट्स को मजबूत करना है कि कोई भले ही संविदा पर आया हो लेकिन उसको पीएफ देना पड़ेगा आपको अगर आप उससे काम करवा रहे हैं तो। कंट्रीब्यूशन जमा करने की समय सीमा भी दी गई है, इसमें 15 महीनों के भीतर आपको जमा करना पड़ता है। रेट्स में भी कुछ बदलाव किया गया है। सामान्यतः कंट्रीब्यूशन 12% का होता है कि आप भी 12% और जिसने आपको नौकरी पर रखा है वो भी 12% देगा, लेकिन कुछ मामलों में 10% भी किया जा चुका है। 2020 का सरकार ने वेज बनाया है ना, कानून संहिता जो बनाया, कोड जो हमने पढ़ा भी है, मजदूरी संहिता 2020, उसी के तहत में ये सुधार किया गया। 2026 पीएफ योजना को इंट्रोड्यूस किया गया है। पीएफ क्या होता है छोटा सा देख लीजिए। भविष्य निधि कहते हैं।
पीएफ एक ऐसी बचत योजना है जिसमें नौकरी करने वाले व्यक्ति की सैलरी से हर महीने थोड़ा पैसा कटता है, उतना ही वो तय हिस्सा एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी भी देती है। तो केवल आपके लिए नहीं था, जो प्राइवेट में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ था। ठीक है कि अगर आप इसको 10,000 दे रहे हैं तो आपको 12% रखना पड़ेगा अपनी तरफ से, और 12% जो आदमी है वो रखेगा। इसलिए आप जैसे किसी सैलरी पूछते तो क्या पूछते हैं, कट करके कितना हाथ में आता है, इन हैंड सैलरी क्या है। इन हैंड का मतलब यही होता है। पैसा एम्प्लॉय के भविष्य खासकर रिटायरमेंट के लिए जमा होता रहता है। जैसे 20,000 है तो 12% आप देंगे और 12% आपका एम्प्लॉयर देगा, और दोनों पर मंथ उतना उतना आपके नाम पर जमा होता जाएगा। जब रिटायर होते हैं तो आपको वो एक साथ मिल जाता है ताकि आप उसका उपयोग कर सकें। ये पीएफ योजना 2026 में हमने पढ़ ली है, और यह न्यूज़पेपर का मेरे हिसाब से लास्ट वीडियो में से एक हो सकता है। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि सप्ताह में आपको एक आध वीडियो और दूँ, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। जब आपका प्रीलिम एग्ज़ाम होगा तो आपके पीछे भी मैं इतनी ही मेहनत करूँगा, तो इसलिए छूटेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। एक एक टॉपिक मेरे पास रहता है, मैं पूरा करवाता हूँ बाद में। आप प्रीलिम जैसे ही होगा उसके नेक्स्ट डे से हम लोग शुरू कर लेते हैं। लेकिन आपको जो समझना चाहिए वो है ये कि न्यूज़पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। कोशिश कीजिएगा डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। बाकी हम लोग इसको फिर से 26 जुलाई के बाद शुरू कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।